जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो का जो कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस अपडेट है उनमें जापान के तरफ से इंडोनेशिया को सप्लाई किए जाने वाले 8 स्टेल्थ फ्रिगेट से लेके वियतनाम द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर चाइना को काउंटर करने का नया टैक्टिक्स और रशिया के फ्यूचर ICBM से लेके आर्कटिक के अंदर रशिया का नया मिसाइल और एयरक्राफ्ट के डिप्लॉयमेंट और चाइना का नया 120 मिलीमीटर के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तक शामिल है। तो डिटेल में इन अपडेटों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि मार्च महीने के अंत में जापान और इंडोनेशिया के बीच में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत जापान इंडोनेशिया को मिलिट्री इक्विपमेंटों का सप्लाई करेगा। और दोस्तों इन मिलिट्री इक्विपमेंटों में सबसे प्रमुख है मोगामी क्लास के फ्रिगेट। खबरों में बताया जा रहा है कि जापान द्वारा इंडोनेशिया को 8 मोगामी क्लास के फ्रिगेट का सप्लाई किया जाएगा, जिसे जापान में 30 FFM, 30 FF, 30 XD और 30 DEX के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इंडोनेशियन कुछ न्यूज एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशिया द्वारा जापान से जो मोगामी क्लास के फ्रिगेटों को परचेस किया जाएगा उनमें 4 फ्रिगेट इंडोनेशिया में ही लोकल कंपनी मतलब PTPLA के द्वारा निर्माण किया जाएगा और ये टोटली इंडोनेशिया और जापान के बीच में हुए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के समझौते के तहत होगा। हाल ही में जापान के मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री के तरफ से भी अपना पहला मोगामी क्लास के फ्रिगेट मार्च 3, 2021 को जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के हवाले किया गया। इवन अगर देखा जाए तो जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के तरफ से ऐसे 22 फ्रिगेट निर्माण का ऑर्डर किया गया है। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का बढ़ता हुआ दादागिरी को देखते हुए कई सारे देश अपने डिफेंस इक्विपमेंटों को मजबूत कर रहा है और ऐसे ही एक देशों में इंडोनेशिया भी शामिल है जो अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को बीते कुछ सालों में काफी प्रमुखता के साथ आगे बढ़ा रहा है। इवन दोस्तों कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया इसके लिए अपने डिफेंस बजट को सालाना 20% से भी अधिक इंक्रीज कर सकता है, जबकि 2019 और 2020 के डिफेंस बजटों के अगर अंतर देखा जाए तो इंडोनेशिया द्वारा 2019 के तुलना में 2020 में 19.8% डिफेंस बजट को इंक्रीज किया गया था। और दोस्तों 2020 में इंडोनेशिया का कुल डिफेंस बजट $9.26 बिलियन था और दोस्तों माना जा रहा है कि इसी पैसे का खर्चा करते हुए इंडोनेशिया अब अपने बेड़े को और मजबूत करेगा। इवन अगर देखा जाए तो ये इंडोनेशिया से बढ़ के जापान का सक्सेस है, क्योंकि बीते 70 साल से भी अधिक समय से जापान द्वारा अपने हथियारों के एक्सपोर्ट नहीं किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में हार मिलने के बाद जापान को हथियारों के एक्सपोर्ट से अपना हाथ धोना पड़ा और एक तरीके से देखे तो जापान ओनली सेल्फ डिफेंस के लिए ही हथियारों का निर्माण कर रहा था। ऐसे में 8 फ्रिगेट के ये समझौता जापानीज डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, जो खाली साउथ चाइना सी के अंदर अन्य देशों को मजबूत नहीं करेगा बल्कि चाइना के बढ़ते हुए दबदबे को काउंटर करने का भी एक जरिया बनेगा। दोस्तों ये जो मोगामी क्लास के फ्रिगेट है ये इसका स्टैंडर्ड वजन 3900 टन है, जबकि फुल्ली लोडेड वजन करीबन 5500 टन है। 130 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा ये जहाज 90 क्रू मेंबर से ऑपरेट होता है और इसमें कई तरीके का कई सारे हथियार जैसे कि कैनेस्टर से लॉन्च किए जाने वाले एंटी शिप मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइलों के अलावा मार्क 45 मोड 4 127 मिलीमीटर के कैनन और टाइप 12 टॉर्पेडो भी शामिल है। दोस्तों चलिए वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब साउथ चाइना सी के अंदर वियतनाम द्वारा चाइना को काउंटर करने का नया टैक्टिक्स के बारे में जानते हैं। हाल ही में वियतनाम के कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वियतनाम द्वारा 7 अप्रैल 2021 के दिन साउथ चाइना सी के स्पार्टली आइलैंड के नजदीक एक कॉम्बैट ड्रिल आयोजित किया गया था। इस ड्रिल को अंजाम दिया गया 016 क्वांगटांग स्टेल्थ फ्रिगेट और एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टरों के द्वारा। वियतनाम के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 016 क्वांगटांग एक एंटी सबमरीन स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसमें दूर तक मार करने वाला रॉकेट लैस है। इवन इस तरीके के फ्रिगेट का इस्तेमाल दुश्मन के जहाज और सबमरीनों के खिलाफ किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज के दरमियान जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है वह असल में रशियन KA-28 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है, जो एक्सरसाइज के दरमियान इमरजेंसी लैंडिंग का भी प्रैक्टिस किया। दोस्तों 016 क्वांगटांग असल में गैपर्ट क्लास के फ्रिगेट है जिसमें कई तरीके के रशियन मेड आधुनिक हथियारों को इस्तेमाल किया गया है, जिनमें 8 3M24E रॉकेट है जो 130 किलोमीटर का रेंज रखता है, जबकि इसके अलावा AK-176MA गन और कुछ अन्य रॉकेट गन का कॉम्बिनेशन है। ये जहाज एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टरों को भी कैरी कर सकता है। दोस्तों 016 क्वांगटांग गैपर्ट क्लास के चौथा फ्रिगेट है, जबकि वियतनाम के द्वारा और ऐसे 2 फ्रिगेट का भी प्लान बनाया जा रहा है। दोस्तों इन जहाजों का लंबाई 102 मीटर, चौड़ाई करीबन 13 मीटर है, जबकि इसका ड्रॉट 5.3 मीटर और इसका वजन 1500 से 1900 टन है। जहाज को ऑपरेट करने के लिए करीबन 100 के आसपास के क्रू मेंबर का जरूरत पड़ता है, जबकि ये जहाज 15 दिन तक कंटिन्यू ट्रैवल कर सकता है। जहाज के अधिकतम रेंज 4000 नॉटिकल माइल मतलब 7000 किलोमीटर है, जबकि अधिकतम रफ्तार करीबन 28 नॉट है। कुल मिला के साउथ चाइना सी के अंदर स्पार्टली आइलैंड के नजदीक वियतनाम का ये एक्सरसाइज डायरेक्टली चाइना को चुनौती है कि चाइना जो एक तरफा साउथ चाइना सी के 90% हिस्से के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, उसे करने से पहले वियतनाम जैसे देश का सामना चाइना को करना पड़ेगा। दोस्तों चलिए वीडियो का नेक्स्ट अपडेट मतलब रशिया के
के द्वारा डेवलप किया जाने वाला नया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानते हैं। हाल ही में आप लोगों को रशिया के सैटर्न मिसाइल के बारे में तो पता चला ही होगा, और अब रशिया के तास न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि नया कैडर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट रशिया द्वारा 2023-24 में शुरू किया जा सकता है, जबकि इन मिसाइलों का डेवलपमेंट पुराने हो चुके याज मिसाइलों को रिप्लेस करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, रशियन सोर्सेस के दावों के मुताबिक कैडर मिसाइलों के डेवलपमेंट के लिए रिसर्च वर्क को फाइनलाइज कर लिया गया है, और ये फाइनलाइजेशन स्टेट आर्म प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया है, जो 2027 तक वैलिड रहेगा। कैडर मिसाइलों के ऊपर डेवलपमेंट का काम 2023-24 मतलब 2 साल के बाद से शुरू होगा, जबकि संभावित इसे 2030 तक सर्विस में लिया जा सकता है। दोस्तों, करेंटली रशिया के बेड़े में ट्रिपल और यार्स जैसे स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, जबकि रशिया अपने बेड़े में सैटर्न मिसाइलों को भी शामिल करने के लिए तैयारी कर रहा है। ये जो यार्स मिसाइल है इसे RT-24 भी कहा जाता है, जबकि इसे 2007 में रशिया द्वारा सीक्रेट मिसाइल R&D प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया था। यार्स मिसाइलों को इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज MIRV से लैस परमाणु हथियार वाला मिसाइल भी कहा जाता है, जो कि 50 टन के आसपास के वजन वाला मिसाइल है और 23 मीटर लंबा है, और ये 11,000 से 12,000 किलोमीटर दूर तक मार करने का भी क्षमता रखता है। दोस्तों, चलिए वीडियो का चौथा अपडेट मतलब चाइनीज आर्मी का नया मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के बारे में जानते हैं। हाल ही में चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल वेबसाइट में एक फोटो पब्लिश किया गया, जहां पे बताया गया कि चाइना के आर्मी में एक अपग्रेडेड वर्जन के 122 मिलीमीटर के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टमों को इंटीग्रेट किया गया है, जिसे PZH-11 भी कहा जा रहा है। दोस्तों, ये असल में PZH-10 ट्रैक्ट आर्मर्ड 122 मिलीमीटर के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टमों के एक अपग्रेडेड वर्जन है। दोस्तों, इन अपग्रेडेड रॉकेट सिस्टमों को लेकर चाइना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 6 मार्च 2021 के दिन चाइनीज आर्मी के 72वां ग्रुप आर्मी द्वारा इसे एक फायरिंग एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल किया गया था, और नया अपग्रेडेशन के तहत इसमें एक नया क्रू केबिन भी फिट किया गया है, जबकि ये टोटली पुराने सिस्टम के जैसे ही सिमिलर है। दोस्तों, ये जो PZH-10 या PZH-11 सिस्टम है, ये असल में अमेरिकी निर्मित M270 के एक चाइनीज कॉपी है, जिसे लेके चाइना का ये भी दावा है कि इसमें अलग अलग कैलिबर के रॉकेटों को लगाया जा सकता है, पर इसका बेसिक रॉकेट असल में 120 मिलीमीटर के ट्यूब से ही लैस है, जो टोटल 2 पॉड सिस्टम में आता है, और हर एक पॉड में 20 रॉकेट के लॉन्चर होता है, जिसे 4 रो और 5 ग्रुप में फिट किया गया है। दोस्तों, अब चलिए वीडियो का सबसे आखिरी अपडेट मतलब आर्कटिक में रशिया के तैनाती के बारे में जानते हैं। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से KH-35 मिसाइलों को नॉर्दर्न कोस्टल रूट के साथ साथ आर्कटिक में डिप्लॉयमेंट करने का बात सोचा जा रहा है, जबकि कई जगहों में यह भी बताया जा रहा है कि ऑलरेडी इसका डिप्लॉयमेंट रशिया की तरफ से शुरू किया जा चुका है, लेकिन अब तक इसे पब्लिकली बताया नहीं गया। दोस्तों, ये जो KH-35 मिसाइल है, ये असल में टर्बोजेट वाला सबसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, और दोस्तों इस तरीके के मिसाइलों को खाली जमीन में स्थित लॉन्चरों के द्वारा लॉन्च नहीं किया जा सकता, बल्कि हेलीकॉप्टर, सरफेस शिप, कोस्टल डिफेंस बैटरी के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। इसमें एक रॉकेट बूस्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इनिशियली मिसाइल को लॉन्च करने में काफी ज्यादा मदद करता है। इस तरीके के मिसाइल के द्वारा 5000 टन के भारी भरकम वैसलों को भी एक ही वार में तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, इन मिसाइलों को 2003 में पहली बार रशियन फोर्सेस में शामिल किया गया, जबकि ये जो टोटल मिसाइल सिस्टम है, ये एक सेल्फ प्रोपेल लॉन्चर में तैनात रहता है, जिसमें हर एक लॉन्चर में 8 मिसाइलों को लगाया जा सकता है। टोटल एक सैल्वो में ऐसा 32 मिसाइल रहता है, जबकि एक बैटरी में इसके रिलोड व्हीकल और अन्य इक्विपमेंट जैसे कि रडार, ट्रैकिंग डिवाइस भी शामिल होता है। ऐसे मिसाइलों को कोस्ट लाइन से 10 किलोमीटर दूर में तैनात किया जा सकता है, जबकि इन मिसाइलों का अधिकतम रेंज करीबन 120 किलोमीटर है। दोस्तों, इन मिसाइलों के एक अपग्रेडेड वर्जन KH-35EV है, जिसका रेंज करीबन 300 किलोमीटर तक है। और दोस्तों, रशिया की तरफ से अपने आर्कटिक रीजन में खाली मिसाइलों का तैनाती नहीं, बल्कि MiG-31BM एयरक्राफ्टों का भी तैनाती किया जा रहा है, जिसके द्वारा नया नेविगेशन सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही के कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि MiG-31BM फाइटर जेट नया नेविगेशनों के साथ आर्कटिक रीजन में अपने मिशनों को अंजाम दे रहा है। कुछ दिन पहले ही रशिया की तरफ से पहली बार आर्कटिक रीजन में अपने इन सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्टों का तैनाती के बारे में खबर दिया गया था। साथ में यह भी कहा गया था कि किस तरीके से नॉर्थ पोल के ऊपर से रशिया द्वारा ऐसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, ये पहली बार होगा जब रशिया सोवियत यूनियन टूटने के बाद इतना एग्रेसिवली आर्कटिक के ऊपर अपने पकड़ को मजबूत कर रहा है, और साथ में इस एरिया को इतने हैवी तरीके से मिलिटराइज कर रहा है। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में अमेरिका की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस रीजन में रशिया की तरफ से कई सारे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और पुराने एयर बेसेस को फिर से रीओपन किया जा रहा है। साथ में अपने सबमरीनों के साथ भी रशिया सालाना यहाँ पे कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइजों को भी अंजाम देता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।